NCERT Solutions for Class 11th Biology चैप्टर नंबर 4 जो कि एनिमल किंगडम से रिलेटेड है। जब हम एनिमल्स के क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करने में। इफ़ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर नॉट टेकन, अगर सपोज करो कि मैंने क्लासिफिकेशन करा, ठीक है, मैंने क्लासिफिकेशन करा और मैंने क्लासिफिकेशन में, ठीक है, क्लासिफिकेशन में मैंने फंडामेंटल फीचर्स नहीं लिए, मतलब ये वो फीचर्स होंगे। फंडामेंटल फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो कि किसी भी एक किंगडम, फाइलम या किसी भी एक क्लास को डिसाइड करने के लिए जो की फैक्टर्स होते हैं। की फैक्टर्स का मतलब जो मोस्ट द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पर पूरी क्लास डिफाइन होती है कि इस क्लास में ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि हमेशा ही ये स्पेशल कैरेक्टर इसी क्लास में पाया जाएगा। जिस क्लास में वो स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट है उस स्पेशल कैरेक्टर के अराउंड जितने भी स्पीसीज या एनिमल्स होंगी वो उसी क्लास में इंक्लूड कर दी जाएंगी। ऐसा ना कि एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स सच एज सेल अरेंजमेंट। जैसे कि हम पता है कि जो अब आप ये सोच रहे हो कि यार बेसिक क्या है, फंडामेंटल क्या है, जिसके आधार पर स्पीसीज हमारी डिफाइन होंगी। तो जैसे सेल की अरेंजमेंट हुई, ये बेसिक हो गया। बॉडी की सिमेट्री हुई। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किस किस एनिमल्स में क्या क्या अलग अलग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स पाए जाएंगे, ये एक फंडामेंटल बेस हो गया। एक सर्कुलेशन, जैसे ब्लड सर्कुलेशन हुआ, यूरिन सर्कुलेशन हुआ या इनका एक्सक्रीशन हुआ, ये पाथ ऑफ सर्कुलेशन। जैसे किसी में 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट थे, किसी में 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट थे, ये एक इनका सर्कुलेशन का पैटर्न हो गया इसके बेस पर भी। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेस पर ये फंडामेंटल बेस हैं जिनके ऊपर ये क्लासिफिकेशन डिवाइड होगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम इस क्लासिफिकेशन के बेस को ही हटा दें तो हमें क्या क्या डिफ़िकल्टी आएंगी। जैसे कि विदाउट दीज कॉमन फीचर्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली। अगर हम ये फंडामेंटल बेस ही हटा देंगे तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये ऑर्गेनिज्म या ये एनिमल इस स्पेशल कैरेक्टर के बेस पर इस क्लास में है और ये इस क्लास में है। और क्लास में ही डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो 1000 क्या मिलियन बिलियन स्पीसीज हैं, तो हम उन्हें याद ही नहीं रख पाएंगे, ना उनका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, ना उन्हें अरेंज कर पाएंगे, ना उन्हें पढ़ पाएंगे, ना उन्हें खोज पाएंगे, ना उनके कैरेक्टर डिसाइड कर पाएंगे, ना उनका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे हमारे अनुसार। तो ये एक स्पेशल फीचर हुआ। अब जैसे डिफ़िकल्टीज क्या क्या आ सकती हैं, तो जैसे भाई ट्रेसिंग ऑफ इंडिपेंडेंस अमंगस्ट वेरियस एनिमल्स बिकम डिफ़िकल्ट। जैसे कि प्लांट्स हैं, ये तो एनिमल्स का है लेकिन जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में बहुत सारी हैं स्पीसीज कि ब्रायोफाइटा के प्लांट्स अलग हैं, टेरिडोफाइटा के प्लांट्स अलग हैं, एल्गी जो हैं हमारी वो अलग आती हैं। अब ये सब डिसाइड है तो हम इन डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। वी कांट डिसाइड देम इंडिविजुअली, हम उन्हें इंडिविजुअली डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा हो गया डिफ़िकल्टी इन डेवलपिंग न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। नई स्पीसीज कैसे डिफ़िकल्टी होंगी डेवलपमेंट में, क्योंकि नई स्पीसीज अगर डेवलप होगी तो हम अगर क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम इस स्पीसीज को इस क्लासिफिकेशन में रखेंगे। तो ये भी द सीलोम इज़ द बॉडी कैविटी और फ्लूइड फिल्ड स्पेस लाइंड बाय मेसोडर्म। कि ये जो सीलोम है ये जैसे कि एक बॉडी है, फ्लूइड है, और ये इसकी मेसोडर्म है। बॉडी फ्लूइड है और इसकी जो ये इनर लेयरिंग मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म फ्लूइड से फुल फिल्ड होगी। ये इसका बॉडी फ्लूइड हो गया। इन एनिमल्स the body cavity is not covered by the mesoderm. Instead, the mesoderm is scattered cyst between the ectoderm and endoderm.
सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सूडोडर्म। वो बॉडी कैविटी जो कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म में स्कैटर्ड हुई होगी, वो बॉडी जो कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म में स्कैटर्ड हुई होगी, वो बॉडी सूडोसिलोम कहलाएगी। मतलब जिसमें एक्टोर और एंडो इनसफिशिएंटली ढंग से अरेंज नहीं होंगे। एंड एनिमल्स दैट हैव देम आर कॉल्ड सूडोसिलोमेट्स। और वो एनिमल्स सूडोसिलोमेट्स होंगे क्योंकि वो एक परफेक्टली सिलोम में डिवाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल एस्केहेनमेंथीज, ये सूडोसिलोमेट्स हैं। सम एनिमल्स हैव नो बॉडी कैविटी, दे आर कॉल्ड एसिलोमेट। फॉर एग्जांपल प्लेटीहेलमिंथीज। बहुत सारे हमारे जो एनिमल्स हैं उनमें बॉडी कैविटी ही प्रेजेंट नहीं होती। मतलब ये जो बॉडी कैविटी होती है बहुत सारों में वो अब्सेंट होती है। तो ये हमारे सूडोसिलोमेट्स तो वो हुए जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी लेकिन स्कैटर्ड होगी। लेकिन जिनमें प्रेजेंट नहीं होगी वो होगी एसिलोमेट। और एसिलोमेट के एग्जांपल हो गए प्लेटीहेलमिंथीज। ये ही क्लासिफिकेशन का बेस हो गया बॉडी कैविटी के नज़रिए से। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रासेल्यूलर, मतलब दो सेलों के बीच में, दो सेल मतलब आपसी एक जैसी कैरेक्टर रखने वाली दो सेल, इंटरसेलुलर और इंटर यानी कि जो अलग अलग कैरेक्टर रखने वाली है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन क्या होता है? जिसको इनर द सेल होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर जो आउटर द सेल होगा। इट अकर्स लोअर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म छोटे हैं तो वो अपने ही सेल में सारा काम कर लेंगे, एक ही सेल से या कुछ सेल के बंद से ही सारा मैकेनिज्म परफॉर्म कर लेंगे। जबकि बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे उनको ज़्यादा सेल्स चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो बाहर ही अपना एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करेंगे, जैसे हम। उसके बाद है ये मैंने बताया कि विद इन द सेल कर लेंगे, ये बाहर करेंगे बॉडी के, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल एटसेट्रा। इट इज़ लेस एफिशिएंट विद नो रीजनल डिफरेंशिएशन। लेस एफिशिएंट इसलिए होगा क्योंकि एक ही सेल है, वही काम करेगी, मरो पचो काम तो मुझे ही करना। जबकि दूसरी है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में, ये मल्टी सेलुलर सेल होगी, बहुत सारे इसके पास कारीगर हैं, किसी को भी काम दे देगी वो कर लेगा। एंजाइम्स एसोसिएटेड आर वेरी फ्यू। एंजाइम्स बहुत कम यूज होंगे, क्यों? क्योंकि काम ही नहीं है कुछ इतना ज़्यादा। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर में एंजाइम्स ज़्यादा होंगे, जैसे हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनमें बहुत सारे जेड बाइल पिगमेंट तरह तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट is the difference between direct and indirect development? Direct development is present in fish, reptile, birds and animals, जबकि indirect development present in vertebrate like amphibians. Indirect development, the embryo develop into a well grown individual without involving a larval stage. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में तो बिना किसी भी लार्वल स्टेज के एंजाइम ग्रो कर देगा, जबकि इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट में तो बिना किसी लार्वल स्टेज के एम्ब्रायो डेवलप करेगा। जबकि इनडायरेक्ट में सेकंड पॉइंट है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें ये सेक्सुअल इमैच्योर लार्वा डेवलप होगा मैच्योर लार्वा में, जबकि डायरेक्ट में किसी प्रकार की लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी और ये डायरेक्टली डेवलप हो जाएगा। मेटामॉर्फोसिस अब्सेंट होगी इसमें क्योंकि लार्वल स्टेज है ही नहीं, जबकि इनडायरेक्ट में मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होगी। इनडायरेक्ट के एग्जांपल है फ्रॉग और बटरफ्लाई, डायरेक्ट के एग्जांपल है हाइड्रा और अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द peculiar features that you find in parasitic platyhelminthes? कौन से पेक्यूलर मतलब की फीचर्स हैं पैरासाइटिक प्लेटीहेलमिंथीज की? पहला है
फ्री लिविंग पैरासाइट फॉर्म प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्री लिविंग पैरासाइट बनाता है, मतलब वो पैरासाइट प्लेटीहेल्मिन्थेस का किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। दे हैव ए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल लेवल, ऑर्गन लेवल, तो सेल मिल मिल के जो ऑर्गन बनाएंगे, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है, इसमें है ऑर्गन लेवल। उसके बाद है मोस्टली हर्मोफर्डाइट होंगे। थर्ड फोर्थ, 3 लेयर्ड बॉडी पाई जाएगी जिसमें एपिडर्मिस होगी, वो आउटर कवरिंग होगी, इज ऑफ्टन सीलिएटेड एंड कवर्ड विद क्यूटिकल। सीलिएटेड मतलब सीलिया प्रेजेंट होंगे, सीलिया क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, वो प्रेजेंट होंगे, जबकि क्यूटिकल भी से कवर होंगे ये सीलिएटा। फिफ्थ पॉइंट है द डाइजेशन ट्रैक इज इनकम्प्लीट और एब्सेंट द प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सच एज फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होंगी प्लेटीहेल्मिन्थेस में, पैरासाइटिक प्लेटीहेल्मिन्थेस में। प्रेजेंस ऑफ एंटी टॉक्सिन्स एंड थिक tegument which is resistant to digestive enzymes of the host. Eighth point, anaerobic respiration. No special respiratory tract was observed. The front from body part has sucker, hooks, eye spot and auricles to attach to the host. होस्ट से अटैच करने के लिए, क्योंकि एक पैरासाइट है तो इसके पास सकर होंगे जो कि ब्लड को सक करेंगे, हुक होंगे जिससे टाइटली अटैच हो सके, आई स्पोर्ट होंगे जिससे अपना पर्टिकुलर स्पेस डिफाइन कर सके, और ओरेकल्स होंगे टाइट अटैच होने के लिए होस्ट से। एंड द लास्ट ए हाईली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा पैरासाइट का, जिससे कि वो होस्ट पर लंबे टाइम तक टिक सके। क्वेश्चन नंबर 7, what are the reasons that you can think of for the arthropods to constitute the largest group of the animal kingdom? कौन कौन से रीजन्स हैं जिनके बेस पर आप ये सोचते हो कि जो आर्थ्रोपोड्स है वो लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल किंगडम का? जैसे कि पहला है कि दे हैव जॉइंट लेग्स that allow them to motile and perform many functions due to these jointed appendages. क्योंकि उनके joint legs हैं तो वो मूव कर सकते हैं, और जब वो मूव कर सकते हैं इसका मतलब वो कहीं पे भी यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं, और जब वो डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं तो वो अपने एरिया को एक्सपेंड कर सकते हैं। ए हार्डन स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन प्रोटेक्ट हिज बॉडी। उसकी जो आउटर कवरिंग है आर्थ्रोपोड्स की वो स्केलेटन की बनी होती है जो कि बहुत हार्ड होता है, वो काइटिन से निर्मित होता है, इसलिए वो प्रोटेक्टिव होते हैं। हार्ड स्केलेटन रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी। स्केलेटन हार्ड होगा तो वाटर लॉस कम होगा बॉडी से आउटर टेम्परेचर के प्रेजेंस में। डेमोन्स्ट्रेट ए डिफरेंट सिस्टम फॉर locomotion, respiration and reproduction, ability to live in diverse condition and varied habits। इस ही की वजह से ये डाइवर्स कंडीशन में, अनकंडीशनल कंडीशन में, हैबिटेट्स में रह सकते हैं और वाइडली स्प्रेड कर पाएंगे। इन कंपैरिजन टू अदर फाइला दे आर प्री डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स आर found and also a good nervous system is present. Some insects exhibit pheromones and enable to communicate. इनके पास एक केमिकल होता है जिसे फेरोमोन्स कहते हैं, इससे ये किसी भी अदर से कांटेक्ट कर पाएंगे, मीन्स कम्युनिकेट करने में इनको आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, Water vascular system is the characteristic of which of the following? वाटर के वेस्कुलर सिस्टम में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम
किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? पहला है पोरिफेरा की, सेकंड टीनोफोरा, थर्ड गायनोडर्मेटा एंड फोर्थ वन इज कॉर्डेटा. देन करेक्ट आंसर इज गायनोडर्मेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Justify the statement. ये कह रहा है कि सारे वर्टिब्रेट्स कोर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारे कोर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते. इस चीज़ को डिफाइन करो. तो ये कैसे डिफाइन होगा कि जो प्रेजेंस होती है नोटोकोड की और पेयर्ड पेरीफ्रेंजियल गिल्स स्लिट की, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी है? फाइलम कॉर्डेटा की है. जबकि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें नोटोकोड पाई जाती है. इन द एम्ब्रियो सबफिल्म इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम्स. जबकि वर्टिब्रेट के जो नोटोकोड है वो कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाएंगे एडल्ट्स में. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सारे वर्टिब्रेट्स कोर्डेट्स होंगे, लेकिन नॉट ऑल कोर्डेट्स आर वर्टिब्रेट. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 भी है. Question number 11. What are the modifications that are observed in birds that help them fly? कि birds fly कैसे करती हैं, ये तो सब जानना चाहेंगे. The variation जो कि पाए जाएंगे बर्ड के फ्लाई में. प्रेजेंस ऑफ फीदर, सीधी सी बात है, पंख होते हुए ये जब तोड़ती है. उसके बाद है फोर लिम्स आर टर्न्ड इनटू विंग्स विच हेल्प टू फ्लाई. उनके जो फोर लिम्स हैं वो विंग्स में चेंज हो जाएंगे और फीदर्स होते ही हैं तो वो उड़ने में आसान होती है. हिंड लिम्स हैव स्केल्स, दे हैव न्यूमेटिक और होलो बोन्स दैट लाइटन द स्केलेटन. न्यूमेटिक होलो बोन्स होती हैं जो कि बहुत ही लाइट फील करवाती है उनको स्काई में, जिससे फोर्स ऑफ बॉयंसी वर्क करता है एयर के मुताबिक और फ्लो जैसे कम हो जाता है. जैसे ये पंख है, इसके नीचे हवा कम बहेगी, ऊपर ज़्यादा बहती है, जिससे प्रेशर क्रिएशन के कारण ये ऊपर की ओर उड़ जाते हैं. एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कॉज नेट बॉडीलेस एंड फैसिलिटीज देम टू फ्लाई. यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, इस वजह से बॉडी का वेट और भी कम हो जाता है और आसानी से उड़ पाती हैं. 12th question. Could the number of eggs or young ones produced by an oviparous and viviparous mother be equal? मतलब ओविपेरस और विविपेरस मदर्स के द्वारा जो एग्स की प्रोडक्शन है, अगर वो सेम हो तो क्या बच्चे भी सेम होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ एग्स और यंग वंस प्रोड्यूस बाय ओविपेरस एंड विविपेरस मदर बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि जो नंबर ऑफ एग्स हैं ओविपेरस मदर के द्वारा वो कंपैरेटिवली टू द ओविपेरस एनिमल्स फर्टिलाइज टेक प्लेस. ओविपेरस में फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द यूरेटस, वेयरएज विविपेरस में एनिमल्स में इनसाइड द यूटेरस होता है, विच मेक्स सक्सेसफुल इंक्यूबेशन ऑफ यंग एनिमल्स लेस. इससे लेस विविपेरस एनिमल में काउंटिंग हो जाएगी यंग वंस की, जबकि आउटर में होगा ओविपेरस में तो इसकी काउंटिंग ज़्यादा हो जाएगी और रिस्क भी ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. 13 question. Segmentation is the body. 13 question. Question number 13. Segmentation in the body is first observed in which of the following?
प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा की जो सेगमेंटेशन है वो फर्स्ट किस में ऑब्जर्व की गई थी? तो सेगमेंटेशन सबको पता है, एनिलिडा में ऑब्जर्व की गई। फोर्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। एक साइड पे है ओपर्क्यूलम, अपना पैरापोडिया, स्केल्स, कॉम, रेडुला हेयर्स और गिलसेल्स। इनको हम कॉलम बी से मैच करना है। तो जैसा कि हमें पता है ओपर्क्यूलम ये किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा लास्ट, इससे। जबकि पैरापोडिया ये पाया जाएगा एनिलिडा से। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स में, जबकि कॉम्ब लाइक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं टीनोफोरा में। रेडुला इन मोलस्का एंड हेयर्स इन मैमलिया, मतलब हम में। और ये हो जाएगा पोरीफेरा एंड लास्ट वन गिल स्लिट, ये हो जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ सम एनिमल्स दैट आर फाउंड पैरासाइटिक ऑन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं? तो पहला हो जाएगा हुकवॉर्म, दूसरा टैपवॉर्म, तीसरा पिनवॉर्म, फिलेरियल वॉर्म जिसे वाउचेरिया बोलते हैं, इसका पूरा नाम वाउचेरिया, ये एक फैमिली हो गई, और एस्केरिस जो कि राउंड वॉर्म हो गया।